हेलो स्टूडेंट्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बीच में काफ़ी दिन वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए मुझे खेद है। और चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाहिर करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा था, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने उसमें ये बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक रूप होता है mxy प्लस nxy dy dx इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें बस dy dx ही मिलेगा आपको डेरिवेटिव के तौर पर। ना d2/dx² मिलेगा, ना dq/dx³ मिलेगा, ना इसकी घातें मिलेंगी। वो तो मिलेंगे ही नहीं, ये मिलेगा, लेकिन इसकी भी घात कितनी मिलेगी? हमेशा 1 मिलेगी। तो हमें पूरे चैप्टर में ये डिस्कस करने हैं। तो ये उसका व्यापक रूप था। इसको हमने ऐसे भी लिख दिया था, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहाँ m और n क्या है? x और y के फंक्शन है, जस्ट, और कुछ नहीं, x और y के फंक्शन। इनमें कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मुलेशन था, स्वरूपण था, निर्माण था, वो मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए नहीं बताया। वो हमने जनरल बात की कि कोई भी जब आपको फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मिलता है, वक्रों के कुल का समीकरण मिलता है, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, स्वेच्छाचार होते हैं। तो जितने उसमें स्वेच्छाचार हैं वो आपको गिनने पड़ते हैं और उसका उतनी ही बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो जो दिया गया समीकरण है और डिफरेंशिएशन कर करके जो समीकरण आते हैं, उनसे हम स्वेच्छाचारों का विलोपन कर देते हैं। जो लास्ट में जो निकलता है ऑब्टेन्ड इक्वेशन, वो क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन उस फैमिली ऑफ कर्व का। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका निकलता है? वक्रों के कुल का निकलता है, फैमिली ऑफ कर्व्स का। जैसे अनवालोप निकलता था वक्रों के कुल का। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि किसका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण किसका होता है? तो वक्र का होता है कि समीकरण का होता है कि फलन का होता है कि मैट्रिक्स का होता है? मैथ में से कुछ भी उठा के वहाँ रख सकता है। संबंध का होता है, वक्रों के कुल का होता है, किसका होता है? ट्रेसिंग का होता है। मतलब कुछ भी वो अनुरेखण होता है, कुछ भी पूछ रख देगा ऑप्शन में। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किसको निरूपित करता है? एक वक्रों के कुल को निरूपित करता है, फैमिली ऑफ कर्व को निरूपित करता है। बाकी इसके अलावा उसके और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हैं, उनको हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो हमने उसका फॉर्मुलेशन सीखा। उस फॉर्मुलेशन में जो यदि JPH आप सॉल्व कर रहे हैं तो JPH की फर्स्ट जो चैप्टर है उसका पहला पॉइंट ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन है उसमें, और इसके हैं फॉर्मुलेशन के कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, कुछ के इक्वेशन नहीं दिए। हमें इक्वेशन लाना पड़ता है फैमिली ऑफ कर्व का, और फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करना पड़ता है, जैसे मैंने उस दिन प्रीवियस में करवाए थे। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसे कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर हमें भेजें, और जब ये लाइव स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं, और उस क्वेश्चन को आप मुझे भेजें, जिससे मैं आप अगली वीडियो में उसे आपके लिए सॉल्व करवा दूँ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन जैसे हमने पढ़ा, इस चैप्टर में फॉर्मुलेशन को पढ़ के इस चैप्टर में भी यहीं फिनिश कर देंगे। फिर कहीं भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन नहीं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सॉल्यूशन से, जिसे बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, वक्रों के कुल से, सॉल्यूशन से जा रहे हैं कहां पर? जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। इस चैप्टर में जा रहे हैं और इस पॉइंट में जा रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज की पहली पॉइंट, फर्स्ट ए में। उसके बाद पूरी बुक में, दोनों ही बुकों में कहीं भी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर क्या करेंगे? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और हम क्या निकालेंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। जैसा कि आप जानते हो, हल सॉल्यूशन का मीन क्या होता है? अब इक्वेशन भी सॉल्व करते थे छोटी क्लासेस में, x² = 2, आपको मिलता था x = ±√2।
हम कहते हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स क्या है, ये से सेटिस्फाई करेगा। तो हल से यहीं से सीधा सीधा तात्पर्य निकलता है कि कोई भी ऐसा संबंध चाहिए हमें जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करे। अच्छा, लेकिन वो सॉल्यूशन मतलब वो जो संबंध है, रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किस में हो? वो उनमें होता है, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि x² = 2 का सॉल्यूशन है z = 4। तो ये बात थोड़ी सी अद्भुत लगेगी कि यार x² = 2, इसमें वेरिएबल x था और तुम सॉल्यूशन बता रहे हो z = 4, तो ये सॉल्यूशन तो z में है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वही वेरिएबल होने चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ है कि अवकल समीकरण में जो चर होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आप जानते होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। आश्रित चर को हमने दूसरा नाम भी दिया था परतंत्र चर। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या डेफिनेशन बनी? अवकल समीकरण में विद्यमान चरों में, कौन से चरों में? जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है। अवकल समीकरण में विद्यमान चरों में एक ऐसा संबंध, अ रिलेशन इन वेरिएबल्स विच आर अपीयर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। चरों में एक ऐसा संबंध, या ऐसे कह सकते हैं अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा संबंध जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है उसकी बात चल रही है, जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे होगा तो इस टाइप का होगा। मान लो ये हुआ dy/dx + 2y = sin x, तो उसमें तो डेरिवेटिव भी आएंगे, y और x तो आ ही रहे हैं, डेरिवेटिव भी आएंगे। तो हम ये भी लिख देते हैं तथा उससे प्राप्त कौन? अवकलज। हम ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं ये फर्स्ट चैप्टर के लिए नहीं दे रहे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नहीं दे रहे, सब के लिए दे रहे हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। तथा उससे प्राप्त अवकलज भी अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हों, एंड इट्स डेरिवेटिव या ऑब्टेन्ड डेरिवेटिव आर ऑल्सो सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। संतुष्ट करते हो क्या कहलाता है? एक ऐसा संबंध क्या कहलाता है? जो अवकल समीकरण का, या ये भी लगा सकते हैं, दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाता है। इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल सा फंडा है कि कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें चर होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया स्वतंत्र चर तो कितने भी हो सकते हैं, परतंत्र चर एक ही होगा। तो हम वहाँ जा ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं जितने चर हैं उसमें, उन चरों में सब में आए नहीं आए, पर जो सॉल्यूशन आ रहा है, जैसे हम कहते हैं x² + y², जैसे ये इक्वेशन देता हूँ मैं आपको, x² = 4 और y² = 3। मैंने कहा ये एक इक्वेशन है, मान लो सिस्टम है इक्वेशन का, एक तो नहीं है, 2 इक्वेशन है पर सिस्टम है एक। तो मैं कहूँगा x = -2 इसका एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और ये भी माना जाएगा इसको भी कर रहा है क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं। तो ये इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं ऐसे ही, यहाँ जरूरी नहीं है जो जो वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आए वो सब हों, पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो वेरिएबल होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूर होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रहे हो x = e⁻z + e⁻z, ये नहीं चलेगा। यहाँ तो z है ही नहीं, तुम सॉल्यूशन में कहाँ से ला रहे हो? तो कोई भी एक रिलेशन होता है, किन में होता है?
जो चर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यमान होते हैं, उनमें से कुछ आए सब आए, वो मैटर डजंट मैटर, हम देखेंगे। कभी कभी कोई नहीं आता वेरिएबल। तो अवकल समीकरण में विद्यमान चाहे सब आए, तो हमने बात ही खत्म कर दी। अवकल समीकरण में विद्यमान चरों में एक ऐसा संबंध, अ रिलेशन इन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच सेटिस्फाइज, जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन्ड डेरिवेटिव्स आर ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है? अवकल समीकरण का हल कहलाता है। अच्छा, चूंकि ये अवकल समीकरण है तो इसके हल को ज़्यादातर समाकलन की विधि से निकाला जाता है। अवकलन को हटाने की ताकत तो समाकलन में ही है, समाकलन से निकाला जाता है। तो इसका दूसरा नाम भी रख दिया गया है अवकल समीकरण का समाकलन। डायरेक्ट तो समाकलन नहीं करते कि अवकल समीकरण लिया, समाकलन कर दिया, आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। किसी मेथड के थ्रू कोई प्रोसेस होता है, उसके थ्रू मैंने सॉल्व करना पड़ता है, पर होते इनमें इंटीग्रेशन ही है, तो इसलिए इन्हें अवकल समीकरण का समाकलन भी कहते हैं। और समाकलन का एक नाम है पूर्वक, प्रीमिटिव, तो इसलिए इन्हें अवकल समीकरण का पूर्वक भी कहते हैं। हल, समाकल, पूर्वक, ये तीनों ही एक ही पर्याय हैं, एक सिनोनिम्स। तो क्या इसे अवकल समीकरण का समाकल या पूर्वक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाई इंटीग्रल और प्रीमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स क्लियर, ये आ गया। तो कोई कहीं जरूरत नहीं है ब्रज यूनिवर्सिटी वालों के लिए कि नंबर में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, खूब आता है, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो आप बाकायदा अच्छी तरह से डेफिनेशन लेके आ सकते हैं कि चरों में संबंध होता है, कौन से चरों में, जो अवकल समीकरण में हो। कैसा होना चाहिए? सब जानते हैं यार, हल है तो उसे तो सॉल्व सेटिस्फाई करना चाहिए, जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, और उससे प्राप्त अवकलज भी उस अवकल समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। आइए, कितने प्रकार का होता है? यह है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये होता है 3 प्रकार का। तीनों प्रकारों के नाम लिख देते हैं। पहला व्यापक हल, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 3 टाइप्स। पहला है व्यापक हल, इसे बोलते हैं पूर्ण हल। दूसरा नाम जनरल सॉल्यूशन, या बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। दूसरा है विशिष्ट हल, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तीसरा है विचित्र हल, इसे बोलते हैं, जैसा नाम है विचित्र, सिंगुलर। ये विचित्र नाम बिल्कुल इसके बिहेव के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि ये विचित्र ही स्वभाव रखता है। इस पर बात करेंगे। तो देखिए, 3 प्रकार का होता है। किसी अवकल समीकरण के आप 3 तरह के हल निकाल सकते हैं। पहला है व्यापक हल, जिसे बोलते हैं पूर्ण हल, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं, या जनरल सॉल्यूशन। दूसरा है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और तीसरा है विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो क्या क्या डेफिनेशन है इनकी? सबसे पहले लिखते हैं, चलो, व्यापक हल की क्या ये विशेषताएं रखते हैं। तो जैसा भी तुम देख रहे थे, पिछले हमने किया फॉर्मूलेशन में कि हमें एक वक्रों का कुल दिया जाता था। मैंने भी फॉर्मूलेशन समझाया था पिछली वीडियो में। वक्रों का कुल दिया जाता, फैमिली ऑफ कर्व। इसमें क्या होते थे? आर्बिटरी कांस्टेंट, हमने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n नाम लिए थे उनके। n आर्बिटरी कांस्टेंट आए थे। तो मैं कह रहा था कि इसका n बार क्या करते हैं? अवकलन। तो आप एक बात बताइए, आप n बार अवकलन करोगे तो जो अवकल समीकरण आएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसका ऑर्डर कितना आएगा? n बार अवकलन हो रहा है ना, उसमें तो n आएगा। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ n स्वेच्छ चर, n आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं इसमें। तो जो ऑर्डर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की, कोटि जो आएगी वो कितनी आएगी? n कोटि का अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो जब सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पर जा रहे थे, तो यदि उसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 2 कोटि का आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 3 कोटि का आता है, 4 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 4 कोटि का आता है। अब रिवर्स प्रोसेस चलाएंगे।
तो वैसे तो रिवर्स मैथ में ज़रूरी नहीं ट्रू हो कि इधर से ऐसा हो रहा है तो इधर से ऐसा हो, लेकिन ये हम उल्टा नहीं, ऐसे रिवर्स नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि जब n स्वेच्छाचार होते थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि n आती थी। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा तो उसमें n कोटि का हो, वो यदि उसमें नहीं सॉरी उसकी कोटि n हो, ऑर्डर कितना हो उसका n, तो आप उसके एक बार बैक जाके देखो वो कितने स्वेच्छाचारों वाले समीकरण से बन के आया होगा, n वाले से। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, सॉल्यूशन तो इसका यही है क्योंकि इससे ये आया है, तो इसका सॉल्यूशन ये आना है। तो इसके सॉल्यूशन में कितने स्वेच्छाचार आएंगे, n स्वेच्छाचार आएंगे। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाती है व्यापक हल की। हमें कुछ नहीं करना कि ऐसा सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन तो सब बहुत होंगे, पर हम ऐसा सॉल्यूशन, व्यापक हल कौन कहलाएगा उसकी बात चल रही है। ऐसा हल, अवकल समीकरण का हल तो होगा, तीनों ही हल है, तीनों से सेटिस्फाई तो करेंगे, इस बात को तो तीनों ही से कहेंगे कि भाई सॉल्यूशन बन रहे हैं तो ऐसा तो हमें करना पड़ेगा, तो संतुष्ट तो करेंगे तीनों, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब बात चल रही है कि डेफिनेशन कैसे बने इसकी, व्यापक हल की क्या डेफिनेशन है, विशिष्ट हल की क्या है, विचित्र हल की क्या है सिंगुलर की, तो उस पर जा रहे हैं हम। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उतने ही स्वेच्छाचार होते हैं जितनी की उसकी कोटि, उतने ही स्वेच्छाचार होते हैं जितनी की उसकी कोटि, क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का व्यापक हल। अच्छा, पहली बात, व्यापक हल की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि उसमें इतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, कोई सॉल्यूशन है। तुमने देखा कि यार ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कहानी को कर रहा है क्लियर, तो सॉल्यूशन तो है। अब तुमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का, उसमें 3 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो तुम तुरंत कहोगे ये तो व्यापक हल है। कौन सा हल है, व्यापक हल है, ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हम कह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन यदि ऐसा आ जाए उसमें इतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हो जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि रही हो, तो उस सॉल्यूशन को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, उसको नाम दिया जाएगा व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां से डेफिनेशन बनी। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट हल की। तो चूंकि मैंने तुम्हें स्वेच्छाचार बताए थे कि स्वेच्छाचार होता तो अचर है, लेकिन उसका मान कुछ भी हो सकता है, कोई √2 रख रहा है, कोई 3 रख रहा है, कोई 4 रख रहा है, कोई -1, कोई 0, कोई पाई, कोई ई, कोई π/2, कुछ भी रखे। उसमें भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट और होने लग गया, तो कोई आयोटा रख रहा है, कोई आयोटा/2 रख रहा है, कोई रूट आयोटा रख रहा है, कुछ भी 1+3 आयोटा, कुछ भी रख सकता है कोई। तो जब वो कांस्टेंट की तुम वैल्यू दे दोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दोगे, मान लो तुम्हें लगा कि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1, मैंने इसका मान दे दिया 4, तो मना तो नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है और C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो C1 ये कह के बैठा है मेरा मान आप कुछ भी रख दो कांस्टेंट, तो 4 रखने पे वो सॉल्यूशन तो रहेगा। लेकिन सामने वाला जब कांस्टेंट उसमें गिन रहा होगा तो उसे एक कांस्टेंट कम नजर आएगा ना, 4 को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थोड़ी मानेगा वो, तुमने तो C1 का मान 4 रख दिया। तो जब हम सभी या कुछ स्वेच्छाचारों को पर्टिकुलर मान दे देते हैं, कुछ विशिष्ट मान दे देते हैं कि C1 जा तेरा मान 4 है, C2 जा तेरा मान -3 है, तो जब हम कुछ विशिष्ट मान दे देते हैं n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के हल में n स्वेच्छाचार आते हैं, उसे कहते हैं व्यापक हल। और इस व्यापक हल में जो उपस्थित स्वेच्छाचार होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इसमें उनमें से कुछ को या सभी को विशिष्ट मान देने पर आएगा तो हल ही, डिफरेंशियल इक्वेशन को तो फिर भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो उस हल को बोलते हैं विशिष्ट हल। तो क्या डेफिनेशन बनी, अवकल समीकरण के व्यापक हल में विद्यमान स्वेच्छाचारों को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू के देने पर, कोई विशिष्ट मान देने पर जो सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और विचित्र, इसका नाम विचित्र है तो ये विचित्र ही होगा। ये कहता है कि तुम व्यापक हल में किसी भी स्वेच्छाचार को, 10 स्वेच्छाचार हैं तो 10 के 10 को कैसे भी मान दे के देख लो, इसको इतना रख लो, इसको इतना रख लो, इसे चाहे घटा लो, फिर इसे बढ़ा लो, कुछ भी रख के देखो, मैं कभी नहीं आने वाला, मैं तो किसी और तरीके से आऊँगा। तो ये कहता है कि ऐसा हल, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छाचारों को कोई भी मान देने पर प्राप्त नहीं होता, कहलाता है क्या, विचित्र हल। कोई भी मान देने पर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सर ये तो 4 रखने पर नहीं आ रहा, तो ये तो विचित्र हो गया। 4 रखने पर नहीं आ रहा, 5 पे आ रहा हो, 6 पे आ रहा हो, पाई पे आ रहा हो, ई पे आ रहा हो, log 2 पे आ रहा हो, है ना, 1000 पे आ रहा हो, तो हम कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि 5-10 मान रख के देखे और पता चल गया, नहीं, ये है कि कुछ भी मान दूं मैं स्वेच्छाचारों को, वो आएगा ही नहीं। जैसे बिल्कुल अलग तरह से देखेगा, एक सॉल्यूशन मान लो ये आ रहा है, व्यापक हल तो ये आ रहा है C1 e⁻x + C2 e⁻−x,
ये सॉल्यूशन है मान लो, और एक हल आगे आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये व्यापक है क्योंकि इसमें दो चर है, मान लेते हैं 2 ऑर्डर का हो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये सॉल्यूशन आया हो। तो मैं C1 C2 को कोई भी मान दूँ, ये e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स ऐसा क्या करेंगे इन कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब तुम ऐसी कौन सी रख दोगे कि ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा? कभी नहीं बनने वाला है। तो C1 का मान आप कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो ये हट जाएगा, e की पावर माइनस एक्स रह जाएगा। इसे 0 रख दोगे तो e की पावर x वाला फंक्शन रह जाएगा बस। या कभी यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ प्लस कर लोगे, कभी इसे 1/2, कभी इसको 3/2, कुछ भी रखो, इसका मान इतना तो नहीं आने वाला। और ये भी सॉल्यूशन हो और ये व्यापक हल हो। तो ये कह रहा है व्यापक हल से कि तेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख तू, मैं नहीं आऊँगा कभी। तो इस सॉल्यूशन को जो हम नाम देंगे वो व्यापक नहीं देंगे, विशिष्ट नहीं देंगे, कौन सा हल देंगे? विचित्र। भाई तू तो अलग ही तरह से आ रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू रखे मान ही नहीं रहा तू। तो ये इन तीनों की परिभाषा हुई, लिख लेते हैं व्यापक हल। अवकल समीकरण का ऐसा हल। जब हम इन सॉल्यूशंस के टाइप की डेफिनेशन दे रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं अवकल समीकरण का ऐसा हल। जब अवकल समीकरण के सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी थी तब स्टार्ट किया था ऐसा संबंध, अ रिलेशन। और यहां स्टार्ट कर रहे हैं अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ही उठा रहे हैं अब, क्योंकि सॉल्यूशन का टाइप है ना, तो सॉल्यूशन उठा लिया। अवकल समीकरण का हल तो वो होगा ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। ऐसे डेफिनेशन नहीं दें तो ऐसे दे लो, आप कोई n ऑर्डर का कह दो कि माना, ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं, माना f x y, यहाँ जो y1 लिखा जा रहा है वो dy/dx है, एक बार अवकलन। y2 लिखा जा रहा है वो 2 बार अवकलन। तो ऐसे मैंने yn ले लिया तो कितनी बार अवकलन? n बार डिफरेंशिएशन। तो ये n बार डिफरेंशिएशन इसमें आ रहा है, तो कितने ऑर्डर का हो गया? इनका फंक्शन होगा, ये कुछ जोड़ घट रहे होंगे, x होगा, y होगा, y1 y2 yn, उसके डेरिवेटिव होंगे n टाइम्स। तो कितने ऑर्डर का है? n ऑर्डर का, n कोटि का अवकल समीकरण है। लेट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑन n ऑर्डर, है ना, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर। तो अब कह दो कि अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ बने फर्स्ट बना दो, और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट विच हैज n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। n ऑर्डर का है, जो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखता होगा वो हर हल व्यापक होगा। कोई सा भी सॉल्यूशन हो, यदि उसमें उतने कांस्टेंट आए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, कितने, जितना उसका ऑर्डर है, वो कहलाता है व्यापक हल उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट हल की। विशिष्ट हल, ये आ रहा है ना, आ रहा है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, यहां व्यापक हल से स्टार्ट होती है। अवकल समीकरण का ऐसा हल, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, सॉरी, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में, क्योंकि ये तो इससे ही आएगा, जो उसके व्यापक हल में उपस्थित कुछ या सभी स्वेच्छ अचरों को, पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑब्टेन बाय गिविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू और वैल्यूज ऑफ सम और ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। जो व्यापक हल में होंगे ना, उनमें जो स्वेच्छ अचर उपस्थित होते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो होंगे ही, उनमें से कुछ को दे लो या सभी को दे लो,
क्या कोई विशिष्ट मान दे। जैसे कि मैं कह रहा था ये मान लो किसी और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मैं C1 की जगह 4 रख दूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो 2 ऑर्डर का रहा होगा, तो सॉल्यूशन तो उसका ये भी है, क्योंकि जब वो कह रहा है कि यहाँ कुछ भी रखो, C1 था पहले, यहाँ कुछ भी रखो, यहाँ पाई रखो, ई रखो, 4 रखो, -4 रखो, तो मैंने यहाँ 4 रखा, तो सॉल्यूशन तो ये भी है। लेकिन अब कोई सामने वाला बंदा आके इस गिनेगा, यार इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट बने, इसमें तो एक ही है, 4 को आर्बिट्ररी कांस्टेंट थोड़ी मानेंगे हम, तो इसमें एक ही है, तो ये तो व्यापक तो नहीं हुआ, तो फिर इससे कौन सा नाम दिया जाएगा, विशिष्ट हल। जो व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छाचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। और तीसरा विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो व्यापक हल में उपस्थित, अब यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सभी, अब खूब जोर लगाएंगे हम तो, सबके रख के देखेंगे, उपस्थित सभी स्वेच्छाचरों को, अब विशिष्ट मान नहीं देंगे, कोई भी मान देने पर प्राप्त नहीं होता, कोई भी मान देने पर प्राप्त नहीं होता है, वो कहलाता है विचित्र हल। अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which cannot obtain by giving any value of arbitrary constant in general solution of differential equation। जो नहीं मिल सकता किससे, कोई भी मान देने पर, ये नहीं 1-2 मान दें, जैसे मैंने अभी बताया C1e⁻x + C2e⁻x, कोई 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हो, कोई तीसरा बंदा आके यूँ कहे कि यार इसका सॉल्यूशन ये और है, तो हम अपना पूरा जीवन लगा दें C1 और C2 के मान सेलेक्ट करने में, तब भी हम इससे ये नहीं ला सकते कभी भी। तो ये बता रहा है ना कि C1 और C2 का मान आप कुछ भी रख लो, ये नहीं आने वाला, सॉल्यूशन ये भी है, ये भी है। तो ये तो हो गया व्यापक, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो, तो इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्यापक, इनकी जगह कुछ रख देता हूँ मैंने, मान यहाँ 7 रख दिया तो विशिष्ट, यहाँ भी रख दूँ अब भी विशिष्ट, क्योंकि विशिष्ट की डेफिनेशन में था पर्टिकुलर की में कि कुछ को दे दें वैल्यू या सबको दे दें, तो विशिष्ट पर्टिकुलर है, लेकिन ये क्या है, विचित्र, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन जो कोई भी मान दे, विच कैन नॉट ऑब्टेन बाई गिविंग एनी वैल्यू ऑफ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये 3 तरह की हुई। अच्छा, विचित्र हल को निकालना अलग तरीका होता है। हम पूरी बुक में एक चैप्टर ही पढ़ते हैं, चैप्टर 2 JPH की बुक की बात करें तो, जिसमें हमें विचित्र हल निकालना सिखाया जाएगा। वाकई फिर हमें विचित्र हल निकालना नहीं सिखाया जाएगा, हम बात करते हैं ज़्यादातर व्यापक हल की, और व्यापक हल में कोई मान रख देते तो वो विशिष्ट हो जाता है। व्यापक की ही बात करते हैं क्योंकि विशिष्ट पर्टिकुलर तो कोई खास नहीं है, उसके मान रख दिए जाते हैं बस। लेकिन विचित्र हल अपने आप में अलग तरीका होता है निकालने का, अलग महत्व रखता है, अलग ज्यामितीय अर्थ रखता है, वो क्या बता रहा होता है हमें, इसको भी हमें सीखना है। तो यहाँ थोड़ी छोटी सी बात निकल के ये आती है कि विचित्र हल आता कब है, इसका बड़ा सिस्टम है, क्योंकि कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का विचित्र हल आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है। तो इसको कैसे हम करते हैं उसके लिए एक नोट, कैसे पता चलेगा हमें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का विचित्र हल है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का विचित्र हल नहीं है, तो वो यहाँ बता देता हूँ। देखिए, अच्छा हम निकालना भी सीख जाएंगे यहाँ, हालांकि निकालेंगे नहीं, इस मेथड से ही निकालेंगे आगे चल के, ये पक्का है, पर इससे ही निकालेंगे। कैसे, देखो, यदि किसी अवकल समीकरण, कोई तुमको अवकल समीकरण दे दिया गया हमारे के व्यापक हल, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका व्यापक हल है, निकाल लेंगे। व्यापक हल में तो स्वेच्छाचर होंगे, कितने होंगे, उसकी कोटि के बराबर। तो जिसमें स्वेच्छाचर होते हैं वो किसको व्यक्त करता है, वक्रों के कुल को, फैमिली ऑफ कर्व को। ये मैंने पहले ही बताया था, अब दोबारा कह रहा हूँ, व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छाचर होते हैं जितनी उसकी कोटि, मतलब स्वेच्छाचर होते हैं। और जिस इक्वेशन में स्वेच्छाचर होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, वो एक वक्र को व्यक्त नहीं करता, वो कितने वक्रों को व्यक्त करता है, पूरी फैमिली को, फैमिली ऑफ कर्व को। व्यापक हल में यदि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल के
अनवालोप, फर्स्ट ईयर पे जाओ, एनवेलप, अनवालोप का अस्तित्व होता है इफ द एनवेलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे भी कह सकते हैं, इज एग्जिट या एग्जिट्स अस्तित्व होता है, तो उस अवकल समीकरण का, तो उस अवकल समीकरण का विचित्र हल विद्यमान होता है, देन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिट्स, विद्यमान होता है, एवं कौन होता है फिर, निकल भी आया, वो एनवेलप ही होता है। मतलब हम दो चीज कह रहे हैं यहां, दो बातें चेक कर रहे हैं कि कब होगा विचित्र हल, कब होगा, एक तो एग्जिस्टेंस ला रहे हैं और फिर कौन होगा। तो ये तो देख लिया कब होगा, कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका व्यापक हल है, सीखेंगे अभी कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे तो ये भी, लेकिन ये इसकी हेल्प से ही सीखा जाएगा, इसके बिना ये नहीं निकलता विचित्र हल। इसमें कोई वैल्यू देने पे नहीं आता, वो अलग बात है, लेकिन हेल्प से इसी की से निकलेगा। ये नहीं कह रहा मैं इसमें वैल्यू रखेंगे तभी आएगा। तो किसी अवकल समीकरण के कोई व्यापक हल होगा और व्यापक हल व्यक्त करेगा वक्रों के कुल को, या लिख भी लें, व्यापक हल के द्वारा प्रदर्शित, क्या प्रदर्शित होता है, वक्रों के कुल के अनवालोप का अस्तित्व होता है इफ द एनवेलप हाँ, तो देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, उसका व्यापक हल होगा, तो उस व्यापक हल के द्वारा कौन रिप्रेजेंट होता है, वक्रों का कुल। उस वक्रों के कुल का एनवेलप आपने फर्स्ट ईयर में निकालना सीखा है, सबका तो आता नहीं है, तो यदि आया तो विचित्र हल भी विद्यमान होगा, और वो अनवालोप ही क्या होगा, एवं वह अनवालोप भी उस अवकल समीकरण का क्या होता है, हल होता है। इफ द एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिट्स, देन द singular solution of differential equation exists, and this envelope also is a singular solution of that differential equation। तो यदि अनवालोप आया उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के द्वारा जो प्रदर्शित वक्र है उसका, तो विचित्र हल भी आएगा, और कौन आएगा, वो एनवेलप भी आएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ा और उस सॉल्यूशन के 3 प्रकार होते हैं, उन पर डिस्कस किया। कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, फिर कुछ इनके एग्जाम्पल, और विचित्र हल तो चैप्टर 2 में हम निकालना सीखेंगे। यहाँ चैप्टर 1 में कहीं भी विचित्र हल की बात नहीं होगी, यहीं पे ये एंड है। ठीक है, बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक।